था बेटा, बहुत पिटोगे। वो स्टार्टिंग थी, एंडिंग कहाँ करी थी? ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी। किसके लिए? मदर के लिए। किसके लिए? मदर के लिए। इसमें क्या देखते हैं? इसेंशियल सॉल्यूशन फॉर मैटरनल, मतलब मदर, और जहां फीटल आएगी वो क्या है? मतलब चाइल्ड। किसकी बात हो रही है? इसेंशियल सॉल्यूशन फॉर मैटरनल केयर। ठीक है, क्या है? इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी। बेसिकली करते क्या है कि एक प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट है। क्या प्रॉपर? लिखते जाइए, मुझे मेरे सारे नोट्स चाहिए आपसे। फ्लूइड मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ obstetric care maintaining hydration, electrolyte balance, and circulatory stability। देखिए बेसिकली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के बॉडी में इतना फ्लूइड नहीं होता कि वो बच्चे को कंसीव या बच्चे का डिलीवरी करवा पाए, तब उसे क्या देते हैं? इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी, यानी उसकी बॉडी में एक लिमिटेड मात्रा में फ्लूइड आ जाए। फ्लूइड का मतलब इधर प्लाज्मा और ब्लड, इधर प्लाज्मा और ब्लड। ठीक है, ये क्या है? एसेंशियल सॉल्यूशन फॉर मैटरनल केयर के लिए है। क्या होता है? प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए, मेंटेनिंग हाइड्रेशन के लिए, उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, और सर्कुलेटरी को स्टेबल करने के लिए। किसकी? मदर की। लिखिए, फिर मैं हटाऊं। क्या बेटा? हाइड्रेशन, स्टेबिलिटी थ्रू आउट लेबर। क्या बेटा? क्या? मेंटेनिंग हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सर्कुलेटरी स्टेबिलिटी थ्रू आउट लेबर। लेबर तक ये चीजें चलती रहती हैं। डिलीवरी एंड रिकवरी पीरियड्स, तो मदर के पीरियड्स के ड्यूरिंग पीरियड्स, उसकी डिलीवरी के ड्यूरिंग और उसकी रिकवरी पीरियड के ड्यूरिंग हम उसे क्या देते हैं? इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी देते हैं। किसे? मदर को, ताकि क्या हो? उसकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उसकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे, सर्कुलेटरी उसकी स्टेबल हो। ठीक है, किसके पूरे देंगे? लेबर के थ्रू आउट देंगे, डिलीवरी के थ्रू देंगे, और रिकवरी पीरियड के भी देंगे। हो गया? आगे देखिए, अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजें हम ड्यूरिंग लेबर, डिलीवरी और रिकवरी पीरियड में दे सकते हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे हम आपका जाना माना चीज। क्या? 0.9% क्या है? आपको ऐसे समझ में आएगा है क्या ये? NS 0.9% होता तो 0.45 भी है, लेकिन हम क्या देते हैं? 0.9%।
ये बॉडी में क्या क्या बैलेंस कर सकता है बेटा? सोडियम को बैलेंस कर सकता है और क्लोराइड को भी बैलेंस कर सकता है। ठीक है, द स्टैंडर्ड आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब क्या होता है बताएंगी है ना? आइसोटोनिक बेटा सॉल्यूशन फॉर हाइड्रेशन एंड मेडिकेशन डाइल्यूशन। एक मिनट रुकिए, पहले लिख दो फिर पूछता हूँ। प्रोवाइड्स एसेंशियल सोडियम एंड क्लोराइड फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। Restoring and maintain fluid homeostasis। ठीक है, बात क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसोटोनिक मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में। क्या केमिस्ट्री आपकी? सोल्यूट और, बता देता हूं थोड़ा बहुत आपको, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। इसमें क्या होता है? सोल्यूट ज्यादा हो जाता है सॉल्यूशन से। इसमें सोल्यूट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट इक्वल होते हैं, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो जाता है सॉल्यूट से। बेसिक केमिस्ट्री 12th की, 10 साल पुरानी है, 8 9 10 साल तो हो गए मुझे पढ़े, अभी भी याद है। आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, समझाने के लिए बताया। आइसोटोनिक क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब इक्वल अमाउंट में सोडियम और क्लोराइड होंगे इसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए मदर की, मेडिकेशन के लिए होती है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? इसेंशियल सोडियम और क्लोराइड प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग फ्लूइड की होम्योस्टेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस बेटा? गौरव, होम्योस्टेसिस क्या होता है? बैलेंसिंग दी ह्यूमन नॉर्मल रेंज। ठीक है, जैसे आपका पीएच है 7 पॉइंट कितना होना चाहिए? 4, तो वो पीएच का क्या है? होम्योस्टेसिस। ठीक है, ऐसे ही आपकी बॉडी में जितना फ्लूइड होना चाहिए, उस फ्लूइड को उतनी ही अमाउंट में बरकरार रखने के लिए क्या होता है? होम्योस्टेसिस। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? हो गया? सोडियम क्लोराइड हुआ? ओके, बात करते हैं अब, सबका हो गया? बात करते हैं दूसरी फेमस चीज की। आपने नाम सुना होगा, किसका? रिंगल लैक्टेट का। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली? बैलेंस्ड electrolyte solution containing sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride and sodium लैक्टेट। ठीक है, आइडियल फॉर पोस्ट सर्जिकल
फ्लूइड रिप्लेसमेंट। टिपिकली 1000 to 3000 ml in first 4 hours post delivery। क्या होता है आप सुनिए, ये होता है बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कंटेन करता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। मतलब कितने? 4। याद करने के लिए, आरएल में क्या क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। ठीक है, किस लिए होता है? पोस्ट सर्जिकल। पोस्ट मतलब आफ्टर एनी ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन के बाद वाले फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं? आरएल। टिपिकली क्या होता है? 1000 to 3000 ml। कितना? एक आरएल की बोतल 500 ml की होती है। ठीक है, मतलब आप एक बोतल से लेकर 6 बोतल चढ़ा सकते हैं। क्या? आरएल की। ठीक है, इन फर्स्ट 4 आवर्स पोस्ट डिलीवरी। मदर की डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग के शुरुआती के 4 घंटे में आप 1 से 6 आरएल की बोतलों से लगा सकते हैं। किसके लिए? उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए, पोटेशियम क्लोराइड के, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट के लिए। लिख लीजिए। हाँ बेटा। किसी की बॉडी में सोडियम का एक्सेस हो रहा हो, हाँ, तब भी आप सबसे पहले जाकर उसको एनएससी लगा के किसकी बॉडी में पहले से सोडियम ज्यादा है? सोडियम ज्यादा है तो हम उससे बेटा देंगे ही नहीं ना, हम उससे आरएल दे देंगे वो, या कोई भी डीएनएस दे देंगे। 0.9% है बेटा। समझ में आया? आप किसी कोई पर्सन हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, ठीक है, हाइपरटेंशन किसकी वजह से हो सकता है? सोडियम क्लोराइड के, सोडियम से वजह हो सकता है, तो हम उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देंगे बेटा। बहुत सारी ऐसी सॉल्यूशन, अभी खाली मैं आपको 2 ही पढ़ा रहा हूँ, 4-5 होते हैं। आरएल मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, एनएस होते हैं, डीएनएस होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, और ये इतना सोल्यूशन नहीं होता एकदम से बीपी रेज कर देगा आपको। एग्जांपल ले लिए, किसी का 60 से 90 बीपी है, उसे अगर मुझे 120 से 150 करना हो तो मुझे पूरी उसे एनएस की बोतल चढ़ानी पड़ेगी, लगभग। तो हम उसे आधी बोतल चढ़ा के उसे वो चढ़ा देंगे डीएनएस। ठीक है, डीएनएस में क्या होता है? 0.9% नहीं होता, डेक्सट्रोज भी होता है उसके अंदर और सोडियम भी होता है। जरूरी नहीं है, इसलिए पेशेंट हिस्ट्री सबसे ज्यादा मस्ट होती है। क्या? पेशेंट हिस्ट्री। उसे कोई शुगर डायबिटीज तो नहीं? क्या शुगर और डायबिटीज एक ही है? थोड़ा फेक है। हाइपरटेंशन कोई तो नहीं है उसे, पास्ट हिस्ट्री में कोई से ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, कोई किडनी लीवर की दिक्कत तो नहीं है। किडनी की दिक्कत होगी तो आप दे पाएंगे क्या कोई फ्लूइड थेरेपी? नहीं, किडनी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, फ्लूइड कहाँ चलाएगा? बॉडी में, पैर हाथ पैर पूरी स्वेलिंग कर जाएगी। समझ में? और भी बेटा 3 चीजों में करती है, किडनी, लीवर और हार्ट। क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज और हार्ट डिजीज में आपके ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ पैर में एक्सेसिव फ्लूइड, आप प्रेस करेंगे ना वो वहीं पे दबा रह जाएगा, इसे बोलते हैं पिटिंग एडिमा। टाइप्स ऑफ एडिमा, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। प्रेस किया वो वहीं पे रह गया, एक टाइम के बाद वापस आ जाए तो तुरंत ही दबा के वापस आ जाए तो नॉन पिटिंग। दबा क्या है तो पिटिंग, पिटिंग मतलब उसके अंदर फ्लूइड है। ठीक है, ये सब ये क्लिनिकल से सारे। अभी हम बात कर रहे हैं आरएल की। आरएल लिख लिया? ठीक है, अब बात करेंगे किसके? वॉल्यूम एक्सपेंडर की।
हेमासेल, दूसरा क्या था, हिटाची। इसकी जब सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसका ब्लड टेस्ट होता है तो उसको चलाता है। तो बेटा हाँ, सारी चीज़ें क्यों करवाई जाती हैं पता है? दूसरी की हम जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर हम जनरली क्या करवा देते हैं? ये नॉर्मल बेसिस पे करवा देते हैं, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, किडनी प्रोफाइल टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इसमें चेक होता है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। ये तीन किस में चेक होते हैं? सीरम इलेक्ट्रोलाइट में। वायल मार्कर में HB1 AG, मतलब आपका डायबिटीज, वो हेपेटाइटिस बी है, सी है, ये चेक करते हैं वायल मार्कर पे। कई बार ऐसा होता है हम पेशेंट को नॉर्मली ध्यान नहीं गया, किसी के ग्लव्स बन के वो चला गया, वो पॉजिटिव हुआ और वही नीडल हमारे हाथ ब्रेक हो गई, तो आपको हेपेटाइटिस सी के होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। इसलिए पहले ही करवा लेते हैं। कई बार पेशेंट्स को खुद नहीं पता होता कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, क्योंकि इनका विंडो पीरियड एड्स का पढ़ा है ना आपने। विंडो पीरियड कितना होता है? 10 ईयर्स, 10 साल तो उसे पता लगने में लग जाते हैं कि सिम्टम आने में कि उसे भी एड्स हुआ पड़ा है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता दिया। क्या पढ़ रहे हैं? बेटा इसका मतलब होता है कि किसी तरह हम पहले, जैसे हिमास्टार है, इसमें हम जो जब भी लगाएंगे तो ये प्लाज्मा का अमाउंट बढ़ा देगा बॉडी में, ठीक है। डिफरेंट होते हैं, दो है, एक हिमासील है, एक हिमास्टार है। आपको पढ़ना होगा डिटेलिंग में, आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। फॉर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सीवियर ब्लड लॉस। सोचो मदर का आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हम इसे हेमासेल दे देंगे, ब्लड लॉस, ठीक है। हेमास्टार्च की बात करते हैं। 500 to 1000 ml बोलस फॉर हाइपो वॉल्यूमी एंड शॉक मैनेजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? हिमासील और हिटाच की। इसमें क्या होता है? बेसिकली ये हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च होता है, क्या करता है आपकी बॉडी में? प्लाज्मा को बढ़ाने का काम करता है। अगर सीवियर ब्लड लॉस हुआ तो आपका प्लाज्मा लॉस होगा। आपके ब्लड का कितना % प्लाज्मा होता है बेटा? जनरल बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट सेम, कितना % होता है? ठीक है, कितना होता है? 55। 45 होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसी में आते हैं आपके, है ना, आरबीसी वाइट बीसी इसके अंदर आते हैं। 55 पर कितना होता है? प्लाज्मा, ठीक है। जब भी ब्लड लॉस होगा तो प्लाज्मा 55% डिक्रीज होगा। तो प्लाज्मा के अमाउंट को बढ़ाने के लिए इन सीवियर ब्लड लॉस हिमासील देते हैं। हिटाच दे सकते हैं कब? जब बॉडी हाइपोवॉल्यूम है, मतलब बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम, और शॉक मैनेजमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग ब्लड लॉस के कारण बॉडी शॉक में चली गई, तब भी हम क्या दे सकते हैं? हिटाच। किसी के दिमाग में कोई क्वेरी? हाँ, नहीं ये बेटे किसी भी सिचुएशन में है, लेकिन ये
अभी फीमेल के लिए बता रहे, किसी भी सिचुएशन में दे सकते हैं ये दोनों। लेकिन मैं आपको अभी जनरल क्या बेटा, बेटा प्लाज्मा, प्लाज्मा की बेसिकली यही तो है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा रहा है ना, मैंने इसलिए लिखा है, ये भी प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाता है, लेकिन किसमें, हाइपर वॉल्यूम और शॉक मैनेजमेंट में। और सीवियर ब्लड लॉस होगा तो आप हेमासिल दे देंगे। आज आपके ऑप्स वाला कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा। बोलस, BOLUS, बोलस। याद है, एक पेशेंट लेटा होता है, एक मोटी सी निडल लगी होती है और एक पतली सी लाइन रही होती है, उसमें टाइमिंग ऐसे PP बना होता है, लिखा होता है 5 ml पर आवर या मिनट। वो कंप्लीट वाले एक साथ सारे को खत्म करने को क्या बोलते हैं, बोलस। इन्फ्यूजन का टाइप है बोलस। तो ये सारे किसके थ्रू जाते हैं, हेटाच इन्फ्यूजन के थ्रू जाता है। बोलस मतलब हम पूरा चढ़ा देंगे। हाँ, नोराइड इन्फ्यूजन में होता है। क्यों क्यों चढ़ाते हैं इन्फ्यूजन में, डाइल्यूट वे में चढ़ा दिया, बॉडी का BP बढ़ा देगा, ब्रेन को डैमेज कर देगा। हाँ, आप हाइपर वॉल्यूमिक शॉक मैनेजमेंट, पानी हो चाहे ब्लड हो। बेटा प्लाज्मा का मैक्सिमम 99% तो वही होता है ना, क्या, वाटर। और प्लाज्मा ब्लड का कितना है, 55% है। जब 55% ही डिक्रीज हुआ, उसमें 99% क्या था, प्लाज्मा। बैलेंस करने के लिए हाइपर वॉल्यूमिक शॉक में चले जाएगी नहीं। हुआ। चलते हैं, बात करते हैं किसकी, एंटीकोआगुलेंट की। किसकी, मैनेजमेंट। ठीक है। बेटा प्लाज्मा लॉस हुआ, बॉडी अपने आप क्या होगी, बॉडी का प्लाज्मा लॉस होने से आपके प्लाज्मा में क्या क्या होता है, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे प्लाज्मा कम होगा, आपके कार्बोहाइड्रेट कम बॉडी में डाइजेस्ट होंगे, प्रोटीन कम डाइजेस्ट होगा। ठीक है, मल्टीपल रिएक्शन चलती हैं आपकी सारी, कहां पर, प्लाज्मा में। सारी अपने आप क्या हो जाएंगी, स्लो, क्योंकि प्लाज्मा कम हो गया है। ठीक है, क्या बेटा, प्लाज्मा रेड, रेड जैसे रेड होता है वैसे ही ना, लाइटिश येलो प्लाज्मा की थैली होती है। कभी देखा प्लाज्मा चढ़ता है? ठीक है, जैसे हिटार्च है वो हम चलाते हैं इन्फ्यूजन से, हेमासिल को हम वैसे चढ़ाते हैं जैसे ब्लड को चलाते हैं। ठीक है, क्लिनिकल है बेटा, ये चीजें जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ना, आपको इतना समझ में नहीं आएगा। आप जब तक अब हेमासिल को आप देते हुए नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा हेमासिल देते कैसे। हिटाच को नहीं देखेंगे, कैसे समझ में आएगा। यहाँ आपको पढ़ना है क्या, हेमासिल, बेटा हिटाच का बताया, हेमासिल का तो अपना आप कितना भी आप है, मैंने बताया ना। अगर ऐसी कोई थैली है ब्लड की, तो इसमें क्या गया, हेमासिल इन्फ्यूजन में देते हैं, तो इसमें हम टाइम सेट करते हैं कि इतने समय के लिए इतना जाना चाहिए। इसमें तो आप चढ़ाते हैं बॉडी के जब तक किसे, हेमासिल को, हिटाच को, हिटाच को डाइल्यूट क्यों करोगे बेटा, पूरा है बेटा, वो हिटाच पूरा डाल के बोलस में चढ़ा दिया जाता है। ये कोई नोराइड नहीं है बेटा, ये प्लाज्मा ही है। हाँ, नोराइड अलग चीज होती है बेटा, ये किसी बॉडी ऑर्गन पे काम थोड़ी कर रहा है,
प्लाज्मा क्या काम करता है? नॉलेज काम करता है, हार्ट पे काम करेगा, आपके ब्रेन पे काम करेगा। वो क्या है? ड्रग्स हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ये ड्रग नहीं है। ये बताया जा रहा है कि मदर को अगर एक टाइम के बाद सीवियर ब्लड लॉस हो गया तो हिमासिल दे सकते हैं। बॉडी एकदम से बॉडी में फ्लूइड की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो हम हिटास दे सकते हैं, बॉडी शॉक में चले जाएगी। कौन सी शॉक में? हाइपोवोलेमिक शॉक में। किसकी बात करने वाले हम? एंटीकोगुलेंट की। किसी के ऐसा कोई डाउट ब्रेन में आ रहा हो बता दीजिए, मैं क्लियर कर दूं। क्या? हेपेरिन थेरेपी देते हैं। हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन सर्व एज प्राइमरी एंटीकोगुलेंट for preventing thromboembolic event in high risk obstructive patients. Mechanism involved thrombin inhibition and preventing of fibrinogen conversion into fibrin, effectively reducing clot formation. बात करने वाले हैं किसकी? हेपेरिन थेरेपी की। हेपेरिन क्या होता है बेटा? हेपेरिन क्या होता है? कभी नाम सुना है? हाँ, क्या होता है बेटा हेपेरिन? गौरव? हाँ बेटा अनम, हेपेरिन क्या होता है बेटा? ये होता है एंटीकोगुलेंट। आपके ब्लड में थक्के जमने से रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? हेपेरिन। क्लॉट फॉर्मेशन को क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, पहले ये पढ़ा देता हूं, फिर बेसिकली बता देता हूं कि किसी भी ब्लड को रोकते कैसे, क्लॉट फॉर्मेशन करके, तो आपको प्रोसेस थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, हेपेरिन सब ऐसे प्राइमरी एंटीकोगुलेंट। ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग थ्रोम्बोएम्बोलिक। आप पूछेंगे सर थ्रोम्बोएम्बोलिक क्या होता है? ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्या? थ्रोम्बस एम्बोलस। ठीक है, थ्रोम्बस मतलब होता है आपका कोई भी ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन हुआ। सोचो ये क्लॉट है, ये ए लोकेशन पे, मतलब ए लोकेशन पे ये बना है। अब ये पहुंच के यहां पहुंचा तो इसे हमने एम्बोलस बोल दिया। समझ में? एक ही लोकेशन पे वहां पे जब फॉर्मेशन हुआ तो हमने बोला क्या? क्लॉट फ्रॉम थ्रोम्बस है। लेकिन जब वो मूव कर गया किसी और लोकेशन पे जाके उसने क्या किया? ब्लड फ्लो रोक दिया, तो क्या हुआ? एम्बोलस। ये क्या है? थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट है इन हाई रिस्क ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडी की बात हो रही है। मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है? थ्रोम्बिन का क्या करवा देते हैं? इनहिबिशन, थ्रोम्बिन को रोक देते हैं। उसके बाद थ्रोम्बिन को रोकने की वजह से क्या होता है? फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होता, क्या हो जाता है?
क्लॉट फॉर्मेशन रिड्यूस। ये लिखिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्लॉट फॉर्मेशन होता कैसे है। आपने देखा होगा ना, आपको चोट लगती है और आपका ब्लड की एक टाइम के बाद जाम हो जाता है, खून नहीं बहता, क्या बोलते हैं? बीटीसीटी। बीटीसीटी क्या है? ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। थोड़ा बता देता हूँ, ये आपको अभी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जब मैं प्रोसेस बताऊंगा ना आपको इस सब कुछ समझ में आएगा। क्या है हेपेरिन? क्या है? आपकी बॉडी का प्राइमरी एंटीकोगुलेंट का काम करता है। क्या प्रिवेंट करता है? थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट को, है ना, प्रिवेंट करता है। मैकेनिज्म क्या है? वो थ्रोम्बिन का इनिबिशन कर देता है और फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होने से रोक देता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन कम हो जाता है। देख लिया बेटा सबने? हर चीज लिखते जाइए, बहुत करीब है आपके एग्जाम्स, लिटरली 1 मंथ। चलिए स्टार्ट करें थोड़ा समझना कि क्लॉट फॉर्मेशन होता कैसे है। सोचिए, जस्ट लाइक कोई नाइफ है और मैंने सुपरफिशियली कट कर दिया। क्या मैंने सुपरफिशियली क्यों बोला, डीप क्यों नहीं बोला? डीप में क्या कट हो जाएगी? आर्टरी। आर्टरी का ब्लड रुकता नहीं है जल्दी से, इसलिए डीप की बात हो रही है, वो सुपरफिशियल की बात हो रही है। ऊपर ऊपर से कट कर दिया, आप में क्या होने लगा? ब्लीड। अब बात करते हैं होता कैसे है। यहां पे क्या काम आते हैं आपके? प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या हुआ? अब ये प्रोसेस को सही समझिए। यहां पे क्या लगी हुई है? चोट। आरबीसी जा रहे थे, यहां पे ब्लड में और क्या है? प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। अब क्या होगा? प्लेटलेट आपने पढ़ा है, कोआगुलेटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं? याद है? अब उसमें बात करते हैं क्या होता है। आपके ब्लड में होता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या होता है? वो आपके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा देता है किसमें? थ्रोम्बिन में। ठीक है, और यहीं कहीं पे आपके ब्लड प्लेटलेट्स के साथ क्या होते हैं? फाइब्रिनोजेन। क्या? फाइब्रिनोजेन। ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। किसमें? इनएक्टिव फॉर्म में। इसे एक्टिव फॉर्म में लाने का काम कौन कर देता है? थ्रोम्बिन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन। फाइब्रिन कैसे होती है? एसएससी, पतली पतली सी क्या होती है? धागे जैसे रेशे। अब यहां से ब्लड बह रहा है, प्लेटलेट्स यहां पहुंची और धागे धागे पहुंचे, तो ये एक दूसरे में अटक अटक के क्या बनवा देते हैं? क्लॉट। दैट्स वाई कभी भी आपको कभी चोट लगी होगी, क्लॉट फॉर्मेशन हो, बारीकी से देखिएगा वो पतली पतली लाइनें नजर आएंगी, वो क्या है? आपके फाइब्रिन से। ठीक है, थोड़ा बहुत पता चला कैसे होता है? आपको चोट लगी, चोट लगने से थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया, आपकी बॉडी में कोगुलेटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, उससे कन्वर्ट करवा दिया किसमें? थ्रोम्बिन में। आपकी बॉडी में फाइब्रोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, उससे कन्वर्ट करवा दिया किसमें? फाइब्रिन में। किसने? थ्रोम्बिन ने। अब इस प्रोसेस को देख लिया, अब आपने जो लिखा है ना वो पढ़िए। एक बच्चा पढ़िए, एक बच्चा तेजी से पढ़िए, मेरे कान में चाहिए आवाज। गौरव पढ़ तेजी से। Embolic. Event in the virus or positive patient mechanism involved from क्या क्या? the इसका क्या कर रहा होता था? इनिबिशन। क्या हुआ? यहां पे उसने क्या करवा दिया? थ्रोम्बिन का इनिबिशन करवा दिया। अगर थ्रोम्बिन का इनिबिशन करवा दिया, थ्रोम्बिन बना ही नहीं, तो फाइब्रोजन क्या फाइब्रिन में कन्वर्ट हो पाएगा? कौन करवा रहा था? तो अगली लाइन में क्या लिखा पढ़ो? of fibrin फाइब्रिनोजेन conversion
effectively reducing clot formation. second by limited बेटा पता है अभी क्या नहीं बिल्ड हुआ है, अभी आपको बिल्ड नहीं हुआ कि आपको एक क्लास में खड़े होने के बोलने की कॉन्फिडेंस, ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो थ्रोम्बिन बन रहा था उसका क्या करवा दिया, इनहिबिशन, रोक दिया तो क्या हुआ, फाइब्रिनोजेन क्या फाइब्रिन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो अपने आप क्या फाइब्रिन मिल पाएंगी, नहीं मिलेगी, तो क्लॉट फॉर्मेशन क्या हो गया, कम, ठीक है, ऐसे यूज होता है। थोड़ा थोड़ा पता चला। बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन की, किसकी, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होता है इसमें, प्रिवेंटिंग इन डीवीटी, डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, इन हाई रिस्क पेशेंट, एंड मैनेजमेंट ऑफ एबनॉर्मल coagulation such as preeclampsia, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक डोज typically 5,000 units subcutaneously, every 8 to 12 hours। चलिए समझते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिवेंट कर रहा है इन डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, सोचो एक पर्सन का पैर ही काफ है, उसकी बहुत डीप में जो वेन्स होती है उनमें क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस, क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। थ्रोम्बोसिस जब भी फॉर्मेशन का मतलब आएगा, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है वो अपनी लोकेशन पे है, जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात आएगी, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ वो मूव कर गया है, ठीक है। एक डीवीटी बीमारी होती है, डीमोथ्रोम्बोसिस, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म मतलब क्लॉट फॉर्मेशन हुआ वो पल्मोनरी मतलब लंग्स से कहीं और ट्रेवल कर गया, ठीक है। इन हाई रिस्क पेशेंट मैनेजमेंट क्या है, एबनॉर्मल कोएगुलेशन सच एज प्री एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया मतलब होता है कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है किससे सफर कर रही है, हाइपरटेंशन से, बीपी से, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, प्री एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया मतलब हाइपरटेंशन के साथ में क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, मतलब उसकी यूरिया में प्रोटीन पास हो रहा है, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक डोज कितने देते हैं उसे हम, 5,000 यूनिट देते हैं सबक्यूटेनियसली एवरी 8 to 12 आवर्स, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा पता चला क्या है दिमाग में। हिपैरिन है, हिपैरिन किसमें प्रिवेंट करता है, डीवीटी में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल कोगुलेशन को रोकने के लिए किसमें, सच से प्री एक्लेम्पसिया में प्रोफाइलेक्टिक डोज कितने देते हैं, 5,000 सबक्यूटेनियसली ना, एवरी 8 to 12 आवर्स।